एक आईपीएस ऑफिसर के पास लगातार शिकायत आ रही थी कि साहब तिराहे पर और एक चौकी के सामने पुलिस वाले और कुछ दलाल लोग अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। ना तो वो गाली देते हैं बल्कि कई बार वो मारपीट भी कर लेते हैं। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर ने ये बात सुनी, उन्हें लगा कि शायद कोई जानबूझकर शिकायत कर रहा है और चौकी और पुलिस को शायद बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर को जब दोबारा तिबारा चौथी बार जब उन्हें शिकायत मिली तो उन्हें लगता कि शायद कुछ न कुछ बात है, देखनी चाहिए। वो आईपीएस ऑफिसर अपने सीनियर आईपीएस ऑफिसर से बातचीत करता है और कहते हैं कि साहब कुछ इस तरीके की बात है। तब दोनों आईपीएस ऑफिसर मिल करके एक प्लानिंग करते हैं और कहते हैं कि क्यों ना कंडक्टर बनकर खुद देखते हैं और देखने के बाद पता करते हैं कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई। अब वो एक ट्रक ड्राइवर से बात करते हैं और ट्रक ड्राइवर से बात करने के बाद खुद दोनों कंडक्टर बन जाते हैं और साथ ही एक और व्यक्ति यानी कि एक और सब इंस्पेक्टर होता है, उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। जैसे ही ट्रक उस चौकी के सामने से गुजर रहा था तभी एक पुलिस वाला जो होता है वो साथ में एक और आम व्यक्ति होता है, दोनों मिलकर उस ट्रक को रोक लेते हैं और ट्रक को रोक लेते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि निकालो पैसे। जब बात पैसे निकालने की आती है तो जो ड्राइवर को जैसा बताया गया था बोलने के लिए, जो डायलॉग बोलने के लिए कहा गया था, ड्राइवर तो वैसे ही बात कर रहा था। लेकिन आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई किस बात के पैसे। तो उधर से आवाज़ आती है कि किस तुम नए हो जो तुम इस तरीके से बातें कर रहे हो, अभी जो डंडे पड़ जाएंगे तो शायद तुम पैसे निकाल के चुपचाप दे दोगे। तो फिर वो पूछता है कि तुम कौन हो। तब ये कहता है कि मैं सिपाही हूँ और मेरा नाम सतीश कुमार है, जिससे चाहो तुम जा करके शिकायत कर लो। जब इस तरीके की बात सिपाही बोल रहा था और पूरे रुबाब के साथ बोल रहा था तो अंदर आईपीएस ऑफिसर जो बैठे हुए थे, सीनियर जूनियर और साथ ही एक दरोगा बैठा हुआ था। उस सिपाही को ये पता नहीं था कि उसके सीनियर अंदर बैठे हुए हैं। तुरंत ही दरोगा कूद कर ट्रक के नीचे जाता है और जाकर सिपाही का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम 500 रुपये जिस व्यक्ति से मांग रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि ये कौन है। तो वो पूछता है कि कौन है। तो फिर वो बताता है कि ये एडीजी साहब है और एक डीआईजी साहब है। बस इतना सुनना था कि उस सिपाही के हाथ पर कांपने लगते हैं। वो थर थर काँप रहा था और रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि साहब ये वसूली मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, बल्कि मुझसे तो एसू साहब ने बोला था, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। फिर वो पूछते हैं कि वो व्यक्ति कौन था। तो वो बोलते हैं कि वो प्राइवेट था, लेकिन वो प्राइवेट व्यक्ति तो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। कानूनी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी शुरू होती है कि इसमें 7 पुलिस वाले सहित 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। साथ ही जो चौकी और थाना होता है इसमें लगभग 17 पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकती, बात पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक। और जैसे उनके पास ये बात पहुंचती है तो पूरे जिले के एसपी और डीएसपी साहब जो होते हैं उनका भी अचानक तबादला हो जाता है। और यही बात अखबार, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, हर किसी के माध्यम से एक खबर पूरे हिंदुस्तान में जब वायरल होने लगती है तो वो दोनों जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनके सब लोग वाहवाही करने लगते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की कोशिश करें कि कौन थे वो आईपीएस ऑफिसर जिनकी आज खूब वाहवाही हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया की। दरअसल आजमगढ़ जौनपुर रोड पर जो आईपीएस ऑफिसर हैं, डीआईजी हैं, जिनका नाम वैभव कृष्ण है, उनके पास लगातार ये सूचना मिल रही थी कि साहब जो बलिया का एक थाना लगता है नरही, उसमें जो भरतोली जगह है वहाँ पर अक्सर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ पुलिस वाले भी होते हैं और वो अवैध रूप से वसूली करते हैं। तो 500 रुपये ना दो तो वो मारपीट करते हैं, गालियाँ करते हैं। अब करें तो क्या करें। अब जैसे आईपीएस ऑफिसर ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है। शुरुआत में इन्होंने ये जो सूचना थी, इस शिकायत को थोड़ा सा सिविलता कर लिया, थोड़ा नॉर्मल लिया, क्योंकि उन्हें लगा जब वो बार बार शिकायत आ रही थी तब वो एडीजी डॉन, जो कि बनारस के एडीजी जॉन होते हैं, उनका नाम गिरीश मोड़िया होता है,
उनसे जब बातचीत करते हैं और कहते हैं कि साहब इस तरीके की शिकायत मिल रही है, क्या करना चाहिए। अब जो एडीजी जो जॉन होते हैं बनारस के, वो कहते हैं कि ठीक है, देख लेते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। तभी 4 दिन लगातार 1-2 पुलिस वाले सादा वर्दी में उन दोनों जगह पर खड़े हो जाते हैं, देखने के लिए, जानने के लिए कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये शिकायत सच्ची है या फिर झूठी है। जब 4 दिन लगातार ये देखी जाती है, यहाँ पर नज़र रखी जाती है, तो वहाँ से सैकड़ों वाहन गुजर जाते हैं और उसे डंडों के आवाज़ से उन वाहनों को रोका जाता था। और कुछ तो पुलिस वालों को देखकर खुद ही पैसे दे दिया करते थे, तो कुछ से जानबूझकर मांगा जाया करता था, क्योंकि ये थोड़ी बहुत दिनों से नहीं, लंबी समय से चला आ रहा था ये सब। अब ये सूचना पहुंच जाती है आईपीएस ऑफिसर के पास, और साथ ही वो अपने सीनियर अधिकारी जो एडीजी जॉन होते हैं बनारस के, पीयूष मौर्य, उनके पास पहुंच जाते हैं। और जब उनके पास पहुंच जाती है तो ये बात सच निकलती है। अब ये दोनों अपने अपने तरीके से प्लानिंग करते हैं और कहते हैं कि कुछ टीम बनाते हैं, यानी कि अब एडीजी जॉन जो होते हैं वो 2 टीम बनाते हैं, और साथ ही जो आईपीएस वैभव कृष्णा होते हैं, आजमगढ़ के जो डीआईजी होते हैं, वो अपनी तरफ से 3 टीम बनाते हैं। टोटल मिला के 5 टीम बनाई जाती है, और 5 टीम को बनाने के बाद कहते हैं कि हम बलिया के जो नरही थाना है उसके फरोही की तराई पर हम लोग चलेंगे और देखेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। इसके बाद वो सीधे यहाँ से रात के लगभग 1 बजे के आसपास का वाक़या ये रहा होगा। 24 और 25 जुलाई 2024 की रात है। 5 अलग अलग गाड़ियाँ होती हैं, 5 अलग अलग गाड़ियों में टीमें 5 होती हैं। यहाँ से सीधा ये भरतौली तिराहे पर पहुँचते हैं, और भरतौली तिराहे पर वहाँ रुकते नहीं हैं, वहाँ से सीधे गाड़ी बक्सर यानी कि बिहार की तरफ गाड़ी चली जाती है। अब यहाँ से गंगा नदी का जो पुल है उसको पार करके आगे चले जाते हैं, और बक्सर जाने के बाद अब कहते हैं कि चलो ठीक है, वापस चलते हैं। यानी कि इनकी जो गाड़ियाँ थी वो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, और प्राइवेट ही इन्होंने कपड़े पहने हुए थे, यानी पुलिस की कोई कपड़े उपड़े इन लोग नहीं पहने हुए थे। सीधा जब वापस आते हैं तो वापस आने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ पर रात के लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। पहले वो 1 बजे वहाँ पहुँचे थे, फिर वापस लौट कर आते हैं तो 2 बज जाते हैं। देखते क्या है कि एक पुलिस वाला जिसका नाम हरिदयाल होता है, वो अलग अलग ट्रकों से पैसे वसूल रहा है, और 3 पुलिस वाले आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और लगभग 15 या 20 लोग होंगे जो सादा वर्दी में थे, और वो इधर उधर खड़े हुए थे और इस तरीके से गालियां दे रहे थे कि जो भी ट्रक गुजर रहा है, अब ट्रक कम से कम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इस वाहन के एक साइड में खड़े थे, ताकि और वाहनों को आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी बीच में जब पैसे मांगे जा रहे थे तो ये जो 5 टीमें थी पुलिस वालों की, वो 5 टीम जा कर के एक पुलिस वाले यानी कि हरिदयाल सिंह का हाथ पकड़ लेती है, और हरिदयाल का जैसे ही हाथ पकड़ा जाता है तो हरिदयाल पूछता है कि क्या बात है, कौन हो। और जो 15-20 लोग इधर उधर खड़े थे वो भी इधर जब पुलिस वाले का हाथ पकड़ा जाता है, उनकी तरफ जब दौड़ने की कोशिश कर रहे थे तो आवाज़ लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि आजमगढ़ के डीआईजी साहब है साथ में, और साथ ही बनारस जोन के इसमें एडीजी साहब हैं। इतना कहना था कि वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। अब जो दलाल होते हैं वो भी भागने लगते हैं, ऐसे भाग रहे थे कि वो इधर उधर भागते भागते एक दूसरे के ऊपर भी गिर रहे थे। और 3 पुलिस वाले जो बैठे हुए थे अभी तक शांत आराम से, उन्हें लगता है कि शायद ये पकड़े जाएंगे और ये अधिकारी हैं, तो वो जंगल के रास्ते में जैसे जैसे मौका मिल रहा था वैसे वैसे वो भाग के चले जाते हैं। हरिद्वार को पकड़ लिया जाता है, और हरिद्वार को जो पकड़ लिया जाता है तो पूछा जाता है कि ये जो भागे थे वो कौन लोग थे, तो वो बताता है कि इसमें एक हेड कांस्टेबल विष्णु यादव है, दूसरा कांस्टेबल दीपक मिश्रा और बलराम सिंह, ये 3 पुलिस वाले थे जो कुर्सी पर बैठे हुए थे। बाकी लगभग 15-20 जो लड़के थे जो सादा कपड़े पहने हुए थे वो भी पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाते हैं तो क्योंकि 5 टीम होती है, उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ था 5 टीमों ने। अभी इसी बीच में इनको ये पकड़ लिया जाता है, और अब हरिदयाल
हरिदयाल से जब बातचीत की जाती है तो हरिदयाल की आंखों में आंसू होते हैं। वो गिड़गिड़ा रहा था और रो रहा था और पैरों के बल बैठ जाता है और कहता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मैं इस तरीके की वसूली नहीं करता। उससे पूछा जाता है कि कितने रुपए वसूली करते हैं, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ 500 रुपये वसूल रहा था, प्रति गाड़ी से 500 रुपये। तो उससे पूछा जाता है कि एक रात में यहाँ से कितनी गाड़ियाँ निकल जाती हैं। गाड़ी यानी कि जितने भी ट्रक निकलते हैं, ट्रक के अंदर बालू भरा हुआ होता है और रेत भरा हुआ होता है। रेत बालू जिससे क्या कंस्ट्रक्शन के काम होता है, जो कि शायद अवैध रूप से ये वाहन यहाँ से गुजरते थे, तो इसीलिए पुलिस वाले अपना दमखम दिखा करके इनसे पैसे वसूलते थे। अब वो अवैध था ये पता नहीं, लेकिन अवैध रूप से वसूली जरूर हो रही थी, इसकी पक्की जानकारी है। जैसे हरदयाल से पूछा जाता है कि तुम इस पैसे का करते क्या हो, तो वो कहता है कि साहब 100 रुपये तो हम पुलिस वाले रखते हैं और 400 रुपये जो होते हैं वो पन्ने लाल जो एसएचओ साहब होते हैं उनको दिया जाता है, जो कि नरही थाने के इंचार्ज होते हैं। अब जैसे ही बात सुनी जाती है तो वो कहता है कि साहब यहाँ पर मैं अकेला नहीं होता, बल्कि बाकी जो पुलिस वाले होते हैं रोटेशन के हिसाब से उनकी ड्यूटी भी लगती है और पुलिस वालों के साथ ही 15-20 लड़के होते हैं, इनको महीने की तनख्वाह दी जाती है। ये सारे पैसे वसूल कर हमें देते हैं और हम लोग पैसे आगे एसओ साहब को पहुंचाते हैं। इस तरीके की जब बातें चल रही थी, हिसाब किताब लगाया जा रहा था कि लगभग 1000 ट्रक पूरी रात में गुजर जाते हैं बालू लेकर के, जो कि बक्सर की तरफ से आते हैं, यानी कि बिहार की तरफ से। जब यूपी की तरफ वो कदम रखते हैं तो जो हिसाब किताब लगाया गया तो लगभग 5 लाख रुपए एक रात में ही इस नरही थाने के पुलिस वाले जो होते हैं वो वसूल लेते हैं और 5 लाख में से 4 लाख वो एसओ साहब को दे देते हैं। अब जैसे ही ये अधिकारी को बात पता चलती है तो अधिकारी बड़े शक्ति में रह जाते हैं, तो ये तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सचमुच निकलती है, इसमें कोई झूठ नहीं होता। अब एडीजी साहब और साथ में ये जो बाकी पुलिस वाले थे इन सब की तलाशी लेते हैं और तलाशी लेने के बाद उस वक्त 37,360 रुपये के आसपास मिलते हैं। अब यहाँ पे अगली भी शिकायत थी, क्योंकि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक चौकी पड़ती है पोरंटा डी पर भी शिकायत थी कि यहाँ पर भी इस तरीके से होता है, यानी कि वसूली होती है। अब आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं कृष्ण और साथ ही एडीजी साहब जो होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि आगे क्या करना है। फिर वो कहते हैं कि आगे करना क्या है, यहाँ से कंडक्टर बन के चलते हैं और देखते हैं कि आगे कितनी सच्चाई है, क्या चौकी पर भी वसूली होती है या नहीं। लेकिन इतना तामझाम अगर हम लेकर के जाएंगे तो बाकी पुलिस वालों को अगर लेकर के जाएंगे तो शायद गड़बड़ हो जाएगी। इन जितने भी लोगों को पकड़े जाते हैं इनको नरही थाने में बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये सूचना अभी तक लीक नहीं होती और इसी बात की शर्त रखी थी आईपीएस ऑफिसर वैभव सिंह ने कि जो टीम का हिस्सा बनेगा, यदि किसी ने भी सूचना लीक करने की कोशिश की तो समझना उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी और वो भी जेल जाएगा। अब ये सूचना लीक नहीं होती है और जिले के जो एसएसपी जो होते हैं, एसपी होते हैं, वो बाकी अधिकारी जो होते हैं वो आराम से इत्मीनान से सो रहे थे। चौकी इंचार्ज हो चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी कि कोई इतनी बड़ी छापेमारी हो रही है और 5 टीम छापेमारी कर रही है। तभी एक ड्राइवर होता है जिसका नाम जयराम शर्मा होता है, उसका ड्राइवर का नंबर होता है UP 61 80 27 56। उससे बातचीत की जाती है और पूछा जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि साहब मैं गाजीपुर की तरफ जा रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि हमें भी अपने साथ बिठा लो और हम लोग आपके कंडक्टर बन करके जाएंगे और आपके साथी बनकर जाएंगे, इसीलिए आप इस बात का एहसास मत होने देना कि हम लोग अधिकारी हैं। यानी इसमें एडीजी साहब जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं पीयूष मोड़िया होते हैं और साथ ही आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्ण भी होते हैं और उनके साथ एक उनके हमराह भी होते हैं जो सब इंस्पेक्टर होते हैं। तीनों अधिकारी ट्रक में बैठ जाते हैं उस ड्राइवर के साथ और जैसे ही ये ट्रक पोरंटा डी जो चौकी होती है उसके सामने से जब गुजर ही रहे थे तो वहाँ पहले से वाहनों की लाइन लगी हुई थी, क्योंकि हर वाहन को वो तब निकलने दे रहे थे जब वाहन से 500 रुपये यानी कि 500 रुपये तो वो एक नरही जो होता है इलाका है वहाँ पर देकर आ रहे हैं।
भरोली किराए पर, और आगे ये जो पोरंटा डी जो चौकी होती है वहाँ पर भी वसूली हो रही है। 500 वहाँ और 500 यहाँ आगे। हालांकि चौकी पर 500 कभी 400 इस तरीके के पैसे कम या ज़्यादा हो जाया करते थे। वहाँ पर 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों व्यक्ति आराम से डंडे मार मार के या फिर जिस तरीके से पुलिस का अपना रूप होता है कुछ इस तरीके से वो गाली गलौज करते हैं और इस ड्राइवर को रोकते हैं जिसका नाम जयराम होता है, और जयराम से कहते हैं कि भाई पैसे निकालो। अब यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर जैसे ही उस पुलिस वाले से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो उस पुलिस वाले ने डपटते हुए कहा कि ज़्यादा ज्ञान पेलने की ज़रूरत नहीं तो डंडा पेल दिया जाएगा। कुछ इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया। यहाँ जो गाड़ी के अंदर सब इंस्पेक्टर बैठे हुए थे उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो उठकर सीधा नीचे जाते हैं और जा करके सीधे उसको पकड़ लेते हैं। उस सिपाही का नाम होता है सतीश एम गुप्ता। सतीश एम गुप्ता का जब हाथ पकड़ा जाता है तो उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि जानते नहीं किससे बात कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और अंदर आईपीएस ऑफिसर बैठे हुए हैं। वैभव कृष्ण का नाम तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है क्योंकि वो बेहद ईमानदार किस्म के अधिकारी रहे हैं, इसीलिए पूरा प्रदेश क्या पूरे देश के बहुत सारी जगह उन्हें जाना जाता है, उन्हें पहचाना जाता है। जैसे ही सतीश चंद्र गुप्ता ने जो वसूली कर रहा था उसने ये बात सुनी, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। साथ में उसका जो साथ खड़ा हुआ था अशोक नाम का एक व्यक्ति जो कि सादा वर्दी में था, क्योंकि वो पुलिस वाला नहीं था, वो सिर्फ पुलिस के लिए काम कर रहा था। महीना जिससे क्या किसी को जिस नौकरी पर रख लिया जाता है वैसे था। बस मौका मिलते ही वो अशोक वहाँ से भाग जाता है। अब सतीश चंद्र यहाँ हाथ पैर जोड़ने लगता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो चौकी इंचार्ज साहब ने कहा था। चौकी इंचार्ज यानी कि राजेश कुमार अलग अलग टाइम में अलग अलग पुलिस वालों की ड्यूटी लगाते हैं। उनका काम होता है कि वो दलालों के साथ मिलकर इन ट्रकों से जो बालू जाता है, जो रेत जाता है, इन ट्रक ड्राइवरों से वो 500 रुपये की वसूली करें। बस इतना होना था। उसके बाद फिर ये बात बुरी तरीके से फैल जाती है अखबारों में, टेलीविज़न में, साथ ही सोशल मीडिया पे सभी जगह ये बातें आने लगती हैं। और जब ये बातें आने लगती हैं तो फिर ये बात अधिकारियों के पास तो थी ही, इन्होंने नरही थाने के जो इंचार्ज होते हैं, थाना अध्यक्ष जो होते हैं जिनका नाम पन्नीलाल होता है, साथ ही सब इंस्पेक्टर मंगला प्रसाद, इनको सस्पेंड कर देते हैं। इनके ऊपर आरक्षी विष्णु यादव, सिपाही हरिदयाल और भी सारे दीपक मिश्रा, बलराम सिंह, उदय सिंह, श्याम सिंह, ओम प्रकाश, ये नरही थाने का स्टाफ होता है, इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है। अब कोरंटा डी के जो स्टाफ होते हैं उसमें प्रभारी राजेश कुमार होते हैं, साथ ही मुख्य आरक्षी चंद्रजीत यादव होते हैं, औरंगजेब खान, और सिपाही अरविंदर यादव, सतीश चंद्र गुप्ता, पंकज कुमार यादव, ज्ञानचंद और साथ ही धर्मवीर। कुल मिलाकर ये 17 पुलिस वाले होते हैं, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब अगला दिन निकलता है। जब दिन निकला तो उसके बाद फिर जो एसपी होते हैं इस जिले के, जिनका नाम होता है देवरंजन वर्मा, साथ ही दुर्गा शंकर तिवारी जो कि एएसपी होते हैं, इनको कुछ नहीं पता था कि हमारे जिले के चौकी फला थाने में कुछ इस तरीके के बड़े अधिकारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही जो सीओ होते हैं उनका नाम होता है शुभ सूचित, इनको भी नहीं पता था। ये दिन निकलता है, सुबह के 8-9 बजे के आसपास का वक्त था और इत्तेफाक से ये नरही थाने की तरफ रुख करते हैं। और नरही थाने में अब कम से कम कई पुलिस वाले और कई दयाल वहाँ पर बंद हो जाते हैं। जैसे अंदर एंट्री होती है तो पता चलता है कि यहाँ पर तो रात को डीआईजी और एडीजी साहब ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा, तब उनकी भी हालत खराब हो जाती है। इनको या तो पता था या फिर ना पता होने का ये नाटक कर रहे थे। बात यहाँ से पहुँच जाती है मुख्यमंत्री कार्यालय तक, और जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय तक की बात पहुँचती है तो एसपी देवरंजन वर्मा, साथ ही एएसपी दुर्गा शंकर तिवारी, इनका तबादला कर दिया जाता है, इनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। और जो सीओ होते हैं शुभ सूचित, इनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। साथ ही ये आदेश कर दिया जाता है कि सीओ, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज
इनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इनके पास कितनी संपत्ति है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक रहते रहते इन्होंने बहुत सारा माल कमाया हो। और जहाँ जहाँ भी इनकी संपत्ति है, चाहे इनके नाम है या फिर इनके रिश्तेदारों के नाम है या फिर किसी के नाम है, कुल मिला के इनकी जो जितनी भी संपत्ति है, जल अचल संपत्ति, उन पर जाँच पड़ताल की जाए और जाँच पड़ताल के बाद कार्रवाई होगी। साथ ही जितने भी पुलिसकर्मी थे, यानी कि 17 के 17 जो पुलिसकर्मी होते हैं वह निलंबित हो जाते हैं और निलंबित पुलिसकर्मियों की जो आवाज़ थी उनको सील कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अवैध रूप से वसूली की थी। उस वसूली में कितनी हिस्सेदारी उन्होंने अपने पास रखी है, कहाँ रखी है, अब उनके बैंक खाते से लेकर के उनके परिवार के हर एक कॉल डिटेल वगैरह जो है उसको सर्विलांस पर लगाया जाता है। कॉल डिटेल सहित वो निकाला जाएगा कि आखिरकार उन्होंने पिछले दिनों में कितने रुपए अवैध रूप से वसूली की है। अब बात अधिकारियों तक थी, बात शासन तक पहुंच जाती है तो सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करते हैं, जिसमें 7 पुलिस वाले होते हैं और 23 उसमें जो है टोटल मिलाकर 23 लोग होते हैं, जिसमें 7 पुलिस वाले होते हैं। इनके ऊपर नई धारावाही, नया कानून जो बना है भारतीय न्याय संहिता, उसके धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और मुकदमा दर्ज करने के बाद ये मामला फिर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। जिनके खिलाफ एफआईआर होती है उसमें आरक्षी हरिदयाल सिंह, आरक्षी सतीश कुमार सिंह, साथ ही रविशंकर यादव, विवेक शर्मा, जितेश चौधरी, वीरेंद्र राय, सोनू सिंह, अजय कुमार पांडे, वीरेंद्र सिंह यादव, अरविंद यादव होते हैं, रमाशंकर यादव भी होते हैं, जवाहर यादव भी होते हैं और धर्मेंद्र यादव भी, विकास राय होते हैं। आगे जो है बहुत सारे नाम है, हरिंद्र नाम है, समीर नाम है, सलाम अंसारी है, आनंद कुमार ठाकुर, दिलीप कुमार, हेड कांस्टेबल, विष्णु यादव, आरक्षक दीपक मिश्रा, आरक्षी बलराम सिंह, थाना अध्यक्ष पन्नीलाल, उप निरीक्षक राजेश कुमार, प्रभाकर चौकी प्रभारी कोएंटडी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जो आसपास के जितने भी जिले होते हैं, आसपास के जो जहाँ जहाँ पर इस तरीके के अवैध वसूली हो रही थी वहाँ तक भी ये हड़कंप मच जाता है। लेकिन ज़रूरत है एक आईपीएस ऑफिसर की, और आईपीएस ऑफिसर यानी कि वैभव कृष्ण जैसे आईपीएस ऑफिसर की, जो रात में चुपचाप जाएं और अवैध वसूली करने वाले ऐसे सिपाहियों, ऐसे दरोगाओं को सबक सिखा सकें। इसमें जो प्रशासन जो पास पहुँचती तो प्रशासन यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी सक्रिय हो जाते हैं और वो भी आदेश करते हैं कि अगर कहीं पर भी कुछ इस तरीके की बात मिलती है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और ये बताना है कि आपके आसपास कहीं इस तरीके की कोई वसूली होती है, आपके पास अगर इस तरीके का कोई गलत काम हो रहा है तो आप भी किसी ईमानदार ऑफिसर के बारे में पता करिए और पता करने के बाद उससे शिकायत करिए और शिकायत करने के बाद उसको इस तरीके की बड़ी कार्रवाई करवा सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।